अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से हो गए। स्टूडेंट अगेन हम एक नई एनर्जी और एक नया सीक्वेंस वाला टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं जिसका नाम है सेंट्रियोल। आज हम सेंट्रियोल के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि सेंट्रियोल क्या है और ये कहाँ पर मौजूद होता है, इसका ख़ास फंक्शन क्या है। तो पढ़ते हैं ये सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स आर नॉन मेम्ब्रेन्स बॉन्डेड ऑर्गेनील्स। ये एक ऑर्गेनील्स है, मतलब ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये नॉन मेम्ब्रेन है, इसकी इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। विच इज फाउंड इन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में मौजूद होता है। एंड प्रोटेस्ट्स, और प्रोटेस्ट में भी मौजूद होता है प्रोटेस्ट सेल ऑफ सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ऐसी भी है कि इसमें भी हमारे पास सेंट्रियोल्स मौजूद है। एक हमारे पास प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट भी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें ये मौजूद है। एंड लोअर प्लांट्स, जो लोअर प्लांट होते हैं इसमें भी सेंट्रियोल मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल मोजेस है, लीवरवर्थ है, एक्सेट्रा, इसमें मौजूद होता है। बट एब्सेंट इन हायर प्लांट, लेकिन जो हायर प्लांट है इसमें सेंट्रियोल नहीं होता है। एंड फंजाई, और फंजाई में भी सेंट्रियोल नहीं होता है। तो सेंट्रियोल कहाँ पर होता है? ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, आउटसाइड द सरफेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नज़दीक होता है। अगर आप लोग इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो दो डॉट आपको नज़र आते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? ये सेंट्रियोल है। तो नंबर, ये कितने नंबर होते हैं? ये कितने होते हैं? कंटेन टू सेंट्रियोल नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सरफेस। दो सेंट्रियोल होते हैं और वो दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सरफेस पर मौजूद होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म की तरफ। तो ये बात आप याद रखें। शेप एंड साइज, इसका कैसा शेप है, साइज कितना है? दे आर स्मॉल, ये छोटा होता है, इसी तरह होता है, ये बात याद रखिए। दे आर स्मॉल, ये छोटा होता है, होलो अंदर से खाली होता है। एंड सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल होता है। इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, सिलेंड्रिकल लाइक है। अबाउट 0.3 टू 0.5 माइक्रोमीटर लॉन्ग, ये तकरीबन लेंथ इसका 0.3 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। लेकिन इसका जो डायमीटर है 0.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, लेकिन इसका जो डायमीटर है ये हमारे पास 0.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। ये ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनएमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दे अकर इन पेयर, ये लेकिन ये पेयर फॉर्म में मौजूद होते हैं, हर एक सेल में ये दो दो मौजूद होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसके बारे में। ये अगर आप देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास एक सेल मौजूद है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके ये न्यूक्लियस है हमारे पास। न्यूक्लियस के सरफेस के बाहर हमारे पास पेयर ऑफ सेंट्रियोल मौजूद होता है। ये सेंट्रियोल एक दूसरे के 90 एंगल पर मौजूद होते हैं। आप लोगों की बुक में लिखा है कि ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। अगर इस डायग्राम को मैं एक और तरीके से आप लोगों को जूम कर दूं तो यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि ये सेल डिवाइड नहीं हुआ है, क्योंकि जो सेल डिवाइड होता है तो डिवीजन से पहले इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है। तो अगर हम ये कहें कि ये सेल हमारे पास डिवीजन फॉर्म में नहीं है, ये सेल जो है ना ये हमारे पास डिवीजन फॉर्म में है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, डिसअपियर है। दूसरी बात, इसमें जो क्रोमोसोम है, क्रोमेटिन है, वो क्रोमोसोम के फॉर्म में है, डुप्लीकेटेड फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये है कि सेल ने प्लानिंग किया है फॉर द डिवीजन, ये अपने आप को डिवाइड कर देता है। तो ये बात याद रखें, डिवीजन से पहले हमारे पास ये जो दो सेंट्रियोल है ये भी डुप्लीकेट होते हैं। जब ये डुप्लीकेट हो जाए तो ये मूव करता है अपोजिट पोल की तरफ। ये दो सेंट्रियोल डुप्लीकेट होते हैं, इससे दो और भी बन जाते हैं और वो दो अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल, दो यहाँ पर आ गए और दो यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर हमारे पास क्रोमोसोम मौजूद है डुप्लीकेटेड। तो इसी ही सेंट्रियोल से हमारे पास
फाइबर एराइज होते हैं और ये फाइबर्स फिर पोर्स लगाते हैं इस क्रोमोसोम को आपस से एक दूसरे से बिल्कुल डिटैच करते हैं ताकि ये सेल के अपोजिट पोल में आ जाए और ये सेल डिवाइड हो जाए, क्योंकि ये प्लानिंग करता है डिवीजन के लिए। तो अगर आप ये बात याद रखें तो ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा, ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा, ये आपस के 90 डिग्री पर होता है, ये एक होता है, ये दूसरी होता है, तो ये परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन इन सेंट्रियोल से हमारे पास 3 किस्म के फाइबर एराइज हुए या माइक्रोट्यूब्यूल्स एराइज हुए हैं। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल ये है जो हमारे पास क्रोमोसोम की क्रोमेटिन पर अटैच होते हैं, ये वाला जो है और ये वाला जो है, तो इसको हम पोलर माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ये बात याद रखिए, ये वाला जो हमारे पास ये क्रोमोसोम की साइड पर अटैच हुए इसको हम पोलर माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। और एक लाइन ये है जो क्रोमोसोम की सेंटर से गुजरी है, सेंट्रोमियर पर गुजरे है, तो इसको हम काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। और तीसरा माइक्रोट्यूब्यूल अगर आप देखें तो ये सेंट्रियोल से राइज हुई, यहाँ सी भी यहाँ सी भी, तो इसको हम एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि पोलर माइक्रोट्यूब्यूल, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल ये क्या काम करता है। तो ये बात याद रखें, सबसे पहले एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना, ये हमारे पास कैरियोकाइनेसिस में मदद देता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म में। लेकिन यहाँ पर जो है ना हमारे पास पोलर माइक्रोट्यूब्यूल एंड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल ये कैरियोकाइनेसिस में मदद देता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस में। तो यहाँ पर हम न्यूक्लियस की डिवीजन पहला पढ़ते हैं, क्योंकि सेल के स्टार्ट में न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ये जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स है एंड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इसको हम टुगेदरली स्पिंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिंडल। हम कहते हैं ना कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, तो यहाँ पर ये हो गए। अगर क्रॉस सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल को देखे, इसका मतलब कि इस सेंट्रियोल को मैं क्रॉस काट दूं, इसको मैं ये काट दूं और आप लोगों को ऐसा फिर शो करूं क्रॉस सेक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, तो इस क्रॉस सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल, तो इसके अंदर क्या मौजूद हो गए? तो सिलेंड्रिकल एरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल। अगर सेंट्रियोल को क्रॉस काट ले, ये एक सेंट्रियोल है, इसको मैं यहां से काट लेता हूं और ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को मैं जूम कर देता हूं, तो इसमें हमारे पास 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। 9 कौन कौन से है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। लेकिन ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना, ईच ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स ये हमारे पास ट्रिपलेट फॉर्म में मौजूद होते हैं, क्योंकि हर एक माइक्रोट्यूब्यूल अगर आप देखें तो 3 है, 1 2 3 1 2 3। तो इसका मतलब ये है कि जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल है वो ट्रिपलेट फॉर्म में मौजूद है। तो ये हम लिखते हैं कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो अगर इसको हम और भी कंसाइज करें तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? 9 हैं, और हर एक में फिर ट्रिपलेट फॉर्म में मौजूद हो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। ये हमारे पास टॉप टू बॉटम व्यू था। टॉप टू बॉटम की तरफ अगर हम देखें, अगर हम साइड व्यू से देखें, यहाँ पर ये मैंने काट लिया है और फिर इसको हम उठाते हैं ऐसा, तो ये बात याद रखें, इसमें हमारे पास 9 एरे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है और ये फर्दर 3 से बना होता है। तो ये हमारे पास ट्रिपलेट सीक्वेंस में मौजूद होता है। इस अरेंजमेंट को हम 9+0 अरेंजमेंट कहते हैं। सेंट्रियोल्स के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इस अरेंजमेंट को हम 9+0 अरेंजमेंट कहते हैं। ये हमारे पास साइड व्यू था। अगर हम एक फ्लैजिला या सीलिया को उठा दें और इसको क्रॉस सेक्शन आप लोगों को बताए, तो ये भी हमारे पास 9 माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 थे और इसमें भी 9 थे। लेकिन यहाँ पर ट्रिपलेट सीक्वेंस मौजूद है, यहाँ पर डुप्लेक्स फॉर्म मौजूद है। तो हम ये कहते हैं कि सेंट्रियोल्स में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में मौजूद है,
اور سیلیا اینڈ فلیجیلا میں جو مائکروٹیبیولز ہیں وہ ڈپلیکس فارم میں موجود ہیں. تو یہاں پر میں لکھتا ہوں کہ 9 ہے لیکن یہ ڈپلیکس فارم میں موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 18 آ گئے, لیکن یہاں پر 2 سنٹر میں بھی موجود ہے. تو اس کو +2 کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل جو مائکروٹیبیول آتے ہیں وہ 20 آتے ہیں. زیادہ تر لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں. ایٹا میں MCQs اس طرح آتے ہیں کہ 9 + 0 اور 9 × 2 کس ارینجمنٹ میں مائکروٹیبیول زیادہ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 9 + 2 ہے, یہ 9 + 0 ہے, تو اس میں شاید وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہوں, لیکن اس میں زیادہ نہیں ہے. زیادہ اس میں 27 ہے کیونکہ اس میں ٹرپلیٹ فارم میں موجود ہے اور اس میں ڈپلیکس فارم میں موجود ہے. تو اس ارینجمنٹ کو ہم 9 + 2 ارینجمنٹ کہتے ہیں کیونکہ یہ 9 ہے اور سنٹر میں بھی ہمارے پاس 2 مائکروٹیبیولز موجود ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ سینٹریول میں مائکروٹیبیول 9 + 3 ارینجمنٹ میں ہے, 9 + 0 ارینجمنٹ میں ہے, اور سیلیا اینڈ فلیجیلا میں ہمارے پاس 9 + 2 ارینجمنٹ میں ہے. اس میں ڈپلیکس فارم میں ہے اور اس میں ہمارے پاس ٹرپلیٹ فارم میں موجود ہے. تو یہ ہمارے پاس جو سنٹر میں 2 موجود ہوتے ہیں, 2 سینٹریول, یہ سنگل فارم میں موجود ہے. اس میں ڈپلیکس یا ٹرپلیٹ کی کوئی وہ گنجائش نہیں ہے. تو اس کا فنکشن کیا ہے, ہم پڑھتے ہیں کہ سینٹریول کا کیا کام ہے. تو سیل ڈیویژن میں یہ مدد دیتا ہے اینڈ فارمیشن آف بیزل باڈی میں مدد دیتا ہے. فرسٹ آف آل پڑھتے ہیں کہ بیزل باڈی کیا چیز ہوتے ہیں. یہاں پر میں نے ایک ایوگلینا کا ڈائیگرام ڈرا کیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایوگلینا سے ہمارے پاس ایک فلیجیلا ایرائز ہوتا ہے. جس ریجن سے فلیجیلا ایرائز ہوتا ہے اس ریجن کو ہم بیزل باڈی کہتے ہیں. یہ بیزل باڈی کس چیز سے ڈیولپ ہوا ہے؟ یہ بیزل باڈی ہمارے پاس سینٹریول سے ڈیرائیو ہوا ہے, سینٹریول سے اوریجنیٹ ہوا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سینٹریول کا فنکشن ایک یہ ہے کہ بیزل باڈی کو ڈیولپ کر دیتے ہیں, اور اس بیزل باڈی سے ہمارے پاس فلیجیلا ایرائز ہوتے ہیں. تو یہاں پر میں کہتا ہوں کہ سینٹریول میں 9 + 0 ارینجمنٹ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیزل باڈی میں بھی 9 + 0 ارینجمنٹ ہے. اس میں بھی مائکروٹیبیول ٹرپلیٹ سیکوینس میں موجود ہے اور اس میں بھی ٹرپلیٹ سیکوینس میں موجود ہے. لیکن سیلیا اینڈ فلیجیلا میں ایسا نہیں ہے. سیلیا اینڈ فلیجیلا میں 9 + 2 ارینجمنٹ ہے یا ڈپلیکس فارم میں ہمارے پاس مائکروٹیبیولز موجود ہے. اس کے علاوہ فارمیشن آف سیلیا اینڈ فلیجیلا میں بھی ہمارے پاس سینٹریول مدد دیتے ہیں, کیونکہ یہ سینٹریول ہے, اس نے بیزل باڈی کو پیدا کیا اور اسی ہی بیزل باڈی سے ہمارے پاس فلیجیلا یا سیلیا ایرائز ہوتے ہیں. تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اگر سینٹریول نہیں ہوتا تو بیزل باڈی بھی نہیں ہوگی اور پھر فلیجیلا بھی نہیں ہوگی. تو انڈائریکٹلی سینٹریول نے فلیجیلا کو بھی ایرائز کیا ہے. تو فارمیشن آف سیلیا اینڈ فلیجیلا یہ بھی سینٹریول کا کام ہے. اگر اینیمل سیل کی طرف ہم آ جائے تو یہ ہمارے پاس اینیمل سیل تھا. تو میں نے آپ لوگوں کو پڑھا کہ یہاں پر 3 قسم کے مائکروٹیبیول ہوتے ہیں. پولر مائکروٹیبیول جو پولز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, یہ والے ادیسائٹ والے, اور کائنوٹوکور مائکروٹیبیول جو سینٹرومیئر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. ایسٹرل مائکروٹیبیول جو ہمارے پاس اوپر یا یہ پوزیشن پر جو ہمارے پاس ہوتے ہیں, کروموسوم کے ساتھ جو اٹیچ نہیں ہوتے ہیں. تو یہاں پر 3 قسم کے ہمارے پاس مائکروٹیبیولز موجود ہوتے ہیں. اور پولر مائکروٹیبیول کائنوٹوکور کو ہم ایک ساتھ اسپینڈل فائبر کہتے ہیں. تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ایسٹرل مائکروٹیبیولز موجود ہے اینیمل کے کیس میں. تو ہم پڑھتے ہیں کہ اینیمل سیل میں ہمارے پاس امپی ایسٹرل, اس میں ایک لفظ یوز کرتے ہیں, امپی مین ٹرو. تو یہ بات یاد رکھیں, یہ دیکھیں یہاں سے بھی ہے اور یہاں سے بھی ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں ہمارے پاس اس پوزیشن بی پر بھی ایسٹرل مائکروٹیبیول موجود ہے اور اس پوزیشن پر بھی. تو اس اینیمل سیل کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ اینیمل سیل ہمارے پاس امپی ایسٹرل ہے. اور پلانٹ سیل اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس پلانٹ کے کیس میں سینٹریول نہیں ہوتا ہے, وہ ایبسنٹ ہوتا ہے. تو اگر ایک پلانٹ سیل کو میں ڈرا کروں, جب ڈویژن کا پیس ہوتا ہے اس کا,
تو یہاں پر کچھ ریجن موجود ہوتے ہیں اس میں، جس ریجن سے مائکروٹیبیولز ارائز ہوئے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہاں پر ہمارے پاس یہ والے نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹے ایسٹرل مائکروٹیبیول پلانٹ کے کیس میں نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھیں، یہ جو ہے نا یہ ریجن، یہ ہمارے پاس یہ سینٹریول نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ ہمارے پاس